आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब भी एक दयालु शासक हो। मैंने सोचा था कि तुम भागने के लिए अपने अधीनस्थों की जान का इस्तेमाल करोगे। सामने वाले बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे क्यों भागना चाहिए? स्वप्नेश बंसल ने शांति से पूछा। हाँ, क्या तुम अभी भी अपने सम्राट की महिमा को जाने देने के लिए तैयार नहीं हो? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं लगा कि तुम तीनों भाई एक दशक से भी पहले से आज के विद्रोह की योजना बना रहे थे। जसवंत, तुम लोगों ने वाकई बहुत अच्छी योजना बनाई है। ये बूढ़ा आदमी हरमन झा का बड़ा भाई जसवंत 3rd लेवल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का पावर हाउस था। हाँ, महाराज मेरी चापलूसी करते हैं। अगर मैंने अपनी मौत का नाटक नहीं किया होता तो महाराज झा परिवार को शांति से कैसे विकसित होने देते? जसवंत के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। स्वप्नेश बंसल ने सिर हिलाया और कहा, इस बारे में बात करते हुए, जब से जस्मीन झा ने बर्मन परिवार में शादी की है, तब से आज की स्थिति पहले से ही तय थी। हालांकि अगर आप सभी ने सब कुछ गणना कर लिया होता तो भी आप शायद आज के चर की गणना नहीं कर पाते, है ना? स्वप्नेश बंसल अभी भी शांत और संयमित दिख रहे थे, लेकिन उनके शब्द उपहास से भरे हुई थी। लेकिन जसवंत को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या महाराज इतने अपरिपक्व नहीं है कि वे इस बुजुर्ग व्यक्ति को डराने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? बहुत हो गया। हालांकि मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं महाराज से बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी भी पिल ग्रेडिंग असेंबली की स्थिति को लेकर काफी असहज हूं। क्या महाराज खुद को खत्म करने जा रहे हैं, या आप खुद बूढ़े मुझसे ऐसा करवाने जा रहे हैं? स्वप्नेश बंसल ने बहुत खुशी से हंसते हुए कहा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? पता नहीं क्यों जसवंत को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि हम बुढ़ापे तक जी चुके हैं और अपने आधे जीवन में योजनाएं बनाते रहे हैं, लेकिन अंत में हम दोनों ही शाही अधिकार के लिए इस लड़ाई में मुख्य पात्र नहीं हैं। हालांकि मैं आप लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूं। वो ये कि मैं देवराज से परिचित हो गया। स्वप्नेश बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा। देवराज, तुम उस शतरंज के मोहरे की बात कर रहे हो जिसका इस्तेमाल तुम झा परिवार और भट्ट परिवार औषधि मंडप के मालिक को दबाने के लिए कर रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो कि वो शाही सत्ता के लिए इस लड़ाई का नायक है? क्या मजाक है? जसवंत ने सोचा कि क्या स्वप्नेश बंसल पागल हो गए हैं। तुम गलत हो। देवराज कभी भी मेरे शतरंज के मोहरे नहीं रहे। ये सिर्फ इतना है कि मैंने उन्हें और उनकी पत्नी को उस समय बचाया था। वो केवल उस उपकार का बदला चुकाने के लिए शामनगर की राजधानी में ही रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस समय मेरी अनजाने में की गई कार्रवाई वास्तव में आज बंसल परिवार को बचाने के लिए महत्वपूर्ण सहायता साबित होगी। पिछली घटनाओं के बारे में बात करते हुए स्वप्नेश बंसल ने भी आह भरी। 15 साल पहले स्वप्नेश बंसल तब भी शामनगर के राजकुमार थे और क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में भी नहीं पहुंचे थे। उन्होंने अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए दुनिया की यात्रा की और संयोग से उनकी मुलाकात शर्मा पति पत्नी से हुई, जिन्हें पड़ोसी राज्य कल्पतरू में शिकार किया जा रहा था। उस समय आरती शर्मा प्रसव पीड़ा में थी। देवराज को अपनी प्यारी पत्नी की रक्षा करने और दुश्मनों से लड़ने की जरूरत थी। वो पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में आ गए थे। स्वप्नेश बंसल उस समय अपने साथ आए रक्षकों के साथ बहादुरी से आगे आए और शर्मा पति पत्नी को बचाया। इस कारण स्वप्नेश बंसल के आधे कदम के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के रक्षक की भी कल्पतरू राज्य में मृत्यु हो गई। इसके बाद देवराज स्वप्नेश बंसल के पीछे शामनगर राज्य में चले गए और राजधानी में बस गए। फिर बाद में झा परिवार ने समीर भट्ट को मंच पर धकेल दिया। इस समय देवराज पहले से ही क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गए थे और कीमिया ग्रैंड मास्टर बन गए थे। देवराज ने कृतज्ञता के उस ऋण को चुकाने के लिए दृढ़ता से खड़े हुए और समीर भट्ट को काबू में रखा। ये सब देवराज की अपनी मर्जी थी, वरना अपने व्यक्तित्व के साथ वो इतने सालों तक बंसल परिवार के लिए
स्वेच्छा से कैसे संघर्ष कर सकते थे, सिवाय इसके कि स्वप्नेश बंसल ने कभी नहीं सोचा होगा कि उस समय उनके अनजाने कार्यों ने न केवल देवराज के कई वर्षों के वसंत जैसे भुगतान के बदले में, बल्कि आज बंसल परिवार के लिए आशा की एक कमजोर किरण भी प्राप्त की। देवराज तो बस एक कीमिया ग्रैंड मास्टर है, भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हो, लेकिन वो भी बंसल परिवार के पतन को नहीं बचा सकता। इसके अलावा जब तक तुम मरते हो तब तक क्या फर्क पड़ता है? भले ही बंसल परिवार ने पिल ग्रेडिंग असेंबली में ऊपरी हाथ ले लिया हो, क्या ऐसा हो सकता है कि देवराज अभी भी तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े? जसवंत को स्वप्नेश बंसल की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। तुम गलत हो। मैंने जिस नायक के बारे में कहा वो देवराज नहीं, बल्कि उसका प्रतिभाशाली बेटा आरव है। अगर वो नहीं होता तो मैं आज मौत से बच नहीं पाता। आरव? जसवंत ने स्वप्नेश बंसल को घूर कर देखा। उसे पूरा भरोसा था कि स्वप्नेश बंसल पहले से ही डर गया होगा। हे, एक बदमाश अभी भी अपने कानों के पीछे गीला है, और तुम वास्तव में उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बात समाप्त करते हुए जसबंट के तीसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की आभा पूरी तरह से जारी हो गई, क्योंकि उन्होंने स्वप्नेश बैसाख की ओर शॉट किया। मरने के लिए तैयार हो जाओ, स्वप्नेश बंसल। लेकिन ठीक उसी समय एक सफेद आकृति जंगल से बाहर आई और सीधे जुबंट से भिड़ गई। गड़गड़ाहट। बमुश्किल खुद को स्थिर करने से पहले जसबंट एक दर्जन से अधिक कदम पीछे गिर गया। ध्यान से देखने पर उसे स्वप्नेश बैसाखी के सामने एक सफेद रंग का वानर रास्ता रोकता हुआ दिखाई दिया। जसबंत का चेहरा एकदम बदल गया। पीक प्रारंभिक चरण तीसरा स्तर लंबा हार्ट वाला पथरीला बंदर। ये कैसे संभव है? जसबंत की आंखें अविश्वास से भरी थी। जैसे ही जसबंत को संदेह हो रहा था, कई दर्जन से अधिक सफेद सिलहुट सामने आ गए। 49 दूसरे स्तर के हार्ट वाला पथरीला बंदर ने उसे घेर लिया। जसबंत को अभी तक ये पता नहीं था कि वो पहले से ही 7 स्टार फेमरिस ग्रैंड सारणी में पूरी तरह से गिर चुका है। हुर हुर। जब मैंने वटंट को देखा तो मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल आपकी जैसी ही थी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आरव नायक क्यों है ना? वटंट आरव का सेवक है। वटंट को देखते हुए स्वप्नेश बंसल अभी भी मन ही मन काफी भयभीत था। लेकिन ठीक उसी समय एक सफेद आकृति जंगल से बाहर आई और सीधे जसबंत से भिड़ गई। गड़गड़ाहट। बमुश्किल खुद को स्थिर करने से पहले जसबंत एक दर्जन से अधिक कदम पीछे गिर गया। ध्यान से देखने पर उसे स्वप्नेश बंसल के सामने एक सफेद रंग का वानर रास्ता रोकता हुआ दिखाई दिया। जसबंत का चेहरा एकदम बदल गया। शीर्ष प्रारंभिक चरण तीसरा स्तर लंबा हार्ट वाला पथरीला बंदर। ये कैसे संभव है? जसबंत की आंखें अविश्वास से भरी थी। जैसे ही जसबंत को संदेह हो रहा था, कई दर्जन से अधिक सफेद सिलहुट सामने आ गए। 49 दूसरे स्तर के हार्ट वाला पथरीला बंदर ने उसे घेर लिया। जसबंत को अभी तक ये पता नहीं था कि वो पहले से ही 7 स्टार फेमरिस ग्रैंड सारणी में पूरी तरह से गिर चुका है। हुर हुर। जब मैंने वटंट को देखा तो मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल आपकी जैसी ही थी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आरव नायक क्यों है ना? वटंट आरव का सेवक है। वटंट को देखते हुए स्वप्नेश बंसल अभी भी मन ही मन काफी भयभीत था। शीर्ष प्रारंभिक चरण तीसरा स्तर लंबा हाथ वाला पथरीला बंदर। ये कैसे संभव है? जसबंत की आंखें अविश्वास से भरी थी। जैसे ही जसबंत को संदेह हो रहा था, कई दर्जन से अधिक सफेद सिलहुट सामने आ गए। 49 दूसरे स्तर के हाथ वाला पथरीला बंदर ने उसे घेर लिया। जसबंत को अभी तक ये पता नहीं था कि वो पहले से ही 7 स्टार फेमरिस ग्रैंड सारणी में पूरी तरह से गिर चुका है। हाँ, जब मैंने बलबंत को देखा तो मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल आपकी जैसी ही थी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आरव नायक क्यों है ना? बलबंत आरव का सेवक है। बलबंत को देखते हुए स्वप्नेश बंसल अभी भी मन ही मन काफी भयभीत था। एक तीसरे स्तर का राक्षसी जानवर किसी इंसान को अपना स्वामी कैसे मान सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। जसबंत ने चौंक कर कहा। सच्चाई ऐसी ही है। इसके अलावा आरव के पास लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर का पूरा कबीला है। उसे झा परिवार को खत्म करने के लिए मेरे बंसल परिवार की जरूरत नहीं है। वो एक नायक है। जसबंत झा चुप हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दशक से ज्यादा समय तक खुद को छुपाने के बाद उसने जो कुछ भी किया उसका नतीजा आज ये होगा। तो क्या हुआ? यह सिर्फ एक तीसरे स्तर का राक्षसी जानवर है। मैं भी तीसरे स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र हूं। मैं उससे हार नहीं सकता। चुप्पी के बाद
तीव्र अनिच्छा ने जसवंत झा को विस्फोट कर दिया। वो बिना किसी परवाह के बलवंत की ओर दौड़ा। उसका जवाब बलवंत के लिए स्वर्ग को हिला देने वाला झटका था। फिर एक क्षण बाद एक अनिच्छापूर्ण चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर आवाज धीरे धीरे शांत होने लगा। तभी सीन शिफ्ट हुई। राजधानी में भट्ट परिवार औषधि मंडप में अचानक हलचल मच गई। जल्दी से देखो, कोई आ रहा है। हाँ, क्या वो महामहिम नहीं है? वे वास्तव में यहां प्रकट हुए। क्या इसका मतलब यह है? शस्त्र, सॉफ्टर, क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने शुरू में सोचा था कि झा परिवार ने जीत हासिल कर ली है। मैंने नहीं सोचा था कि कोई बदलाव आएगा और बंसल परिवार वास्तव में पूरी जीत हासिल कर लेगा। ऐसा लगता है कि बंसल परिवार के लिए समय अभी खत्म नहीं हुआ है। झा परिवार ने 1 दशक से अधिक समय तक साजिश रची और वास्तव में ऐसा ही नतीजा निकला। हरमन झा शायद पागल हो जाएगा, है ना? सभी की निगाहों के सामने स्वप्नेश बंसल धीरे धीरे भट्ट परिवार औषधि मंडप में चले गए। स्वप्नेश बंसल को देखकर हरमन झा के चेहरे का भाव जितना भयानक हो सकता था उतना भयानक था। शाही भाई, यह बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। स्वप्नेश बंसल को देखकर अनुपमा बंसल खुशी से झूम उठीं। हाँ, छोटे भाई आरव के आशीर्वाद से मैं इस बड़ी विपत्ति से बच गया, स्वप्नेश बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा। बात खत्म करते हुए स्वप्नेश बंसल आरव के सामने आए, अपने हाथों को कप में भर लिया और सभी की चकित आंखों के सामने एक गहरा प्रणाम किया। मेरे बंसल परिवार को बचाने के लिए छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्वप्नेश बंसल से ये अभिवादन स्वीकार करें। स्वप्नेश बंसल की हरकतों से लगभग सभी की आंखें बाहर आ गई। स्वप्नेश बंसल किस तरह के व्यक्ति थे? वे श्यामनगर के महान राज्य के सम्राट थे, एक सर्वोच्च अस्तित्व। उन्होंने वास्तव में एक युवा को इतनी गंभीर सलामी दी। हरमन झा ने अभी अभी स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल उनके बड़े भाई की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे तीसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश भी कर गए। आखिर आरव ने ऐसा क्या किया कि बिना एक बाल खोए स्वप्नेश बंसल वापस आ गए? क्या कोई गलती है? महामहिम ने वास्तव में आरव को इतना सम्मान दिया। भले ही आरव एक राक्षसी अस्तित्व है, लेकिन वो केवल दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र है। आखिर उसने क्या किया? हमारे श्यामनगर राज्य में तीसरे स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र एक अजेय अस्तित्व है। महामहिम को सुरक्षित वापस लाने के लिए आरव के पास किस तरह का तुरुप का पत्ता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महामहिम वापस लौट आए, लेकिन जसवंत झा, वो तीसरे स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। मैं वास्तव में ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता कि किस तरह का अस्तित्व तीसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को मार सकता है। भले ही आरव के पास चौथे स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का मार्शल कलाकार हो, लेकिन जसवंत झा कम से कम भाग तो सकता है अगर वो उसे हरा नहीं सकता, है ना? जब तक ये लोग पहले से ही इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं करते, तीसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को भागने का मौका भी न देना। इसके लिए किस तरह के अस्तित्व की आवश्यकता थी? लेकिन अगर आरव के पक्ष में ऐसा कोई अस्तित्व था, तो उसे इतनी मेहनत से लड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जितना वे इसके बारे में सोचते थे, उतना ही वे समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वे निश्चित रूप से अब आरव को एक बच्चे की तरह नहीं मान सकते थे। वो पहले से ही यहां सभी पर हावी था। आप मजाक कर रहे हैं? यहां तक कि स्वप्नेश बंसल ने भी उसे एक गंभीर सलामी दी और उसे सम्मानपूर्वक छोटा भाई आरव कहा। अगर वे अभी भी आरव के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये केवल घर से निकलते समय अपना दिमाग साथ लाना भूल गया जैसी होगा। महाराज, मेरे बेटे को इस तरह से संबोधित करना उसे बयस में छोटा कर रहा है। देवराज अवाक रह गए। स्वप्नेश बंसल ने आरव को छोटा भाई कहा। फिर वे उसे क्या कहेंगे? स्वप्नेश बंसल ने हूट किया और कहा, हर किसी का अपना। छोटे भाई आरव की प्रतिभा को देखते हुए हमें भविष्य में उन्हें महामहिम अवश्य कहना पड़ेगा। महाराज की बात आगे न बढ़ाने के लिए आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि महाराज ठीक है। महाराज के आने के बाद क्या हमें झा और भट्ट परिवार के अब तक की पाप का हिसाब किताब बराबर करने का समय नहीं आ गया है? स्वप्नेश बंसल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पिछले दर्जन वर्षों से मैं सम्राट के रूप में वास्तव में ये सब देख रहा हूं। आज छोटे भाई आरव की सहायता प्राप्त करने के बाद हमें वास्तव में इस ऋण को चुकाने के लिए उन्हें ढूंढना चाहिए। उसने आसपास का सर्वेक्षण किया और अधिकारपूर्वक कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोग झा परिवार में चले गए हैं। ये ठीक है, जब तक आप सभी आज झा परिवार के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं, तब तक पिछले मामले छोड़ दिया जाएगा।
यदि कोई जिद्दी मूर्ख है तो उसके पूरे कबीले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बिल्कुल शून्य सहिष्णुता। आरव ने स्वप्नेश बंसल की पीठ को देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सम्राट के रूप में स्वप्नेश बंसल कुछ हद तक नरम थे, लेकिन वे नरम खुरमा नहीं थे। उनकी कमजोरी केवल झा परिवार के सापेक्ष थी। अब जब झा परिवार ने उन्हें गतिरोध के लिए मजबूर किया तो उन्होंने आखिरकार भागने का फैसला नहीं किया। यह कदम काफी शानदार था। छड़ी और गाजर स्वप्नेश बंसल सम्राट के मार्ग से अच्छी तरह परिचित थे। उपस्थित सेनाएं बिना किसी के अकेली नहीं थी। पूरे कबीले को खत्म करने जैसा मामला कोई मजाक नहीं था। यहां तक कि मुर्गों और कुत्तों को भी नहीं छोड़ा गया, चाहे वे किसी भी प्रभाव से हों। वे इन शब्दों का वजन मापेंगे। बेशक ये शर्मा पिता और पुत्र भी थे जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया, अन्यथा उनका ऐसा कुछ कहना मजाक होगा। सब लोग स्वप्नेश बंसल की बकवास पर विश्वास मत करो। वो बहाने से चीजों को टाल रहा है। इस मामले के खत्म होने के बाद निश्चित रूप से हिसाब होगा। हम अभी भी नहीं जानते कि आज के मामले में कौन विजयी होगा। हरमन झा, आप अभी भी जसवंत झा के आने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, है ना? जब मैं यहां आया हूं तो आपको उसका परिणाम भी अनुमान लगाना चाहिए था, स्वप्नेश बंसल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बलबंत के उस हमले को याद करते हुए स्वप्नेश बंसल अभी भी घबराहट से भरे हुए हैं। बहुत मजबूत थर्ड लेवल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में जसवंत झा वास्तव में सिलेंडर की तरह एक मुक्के में फट गया। उस समय उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। बलबंत का क्षेत्र जसवंत झा के समान था। वो संभवतः इतना चौंकाने वाला हमला कैसे कर सकता है? जब राजा ने उन दूसरे स्तर के लंबे हाथ वाले पत्थरीला बंदर को देखा तो उसे अचानक कुछ बातें समझ में आ गई। वे दूसरे स्तर के लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर के कार्य काफी गहरे थे। इसने वास्तव में गुप्त रूप से एक ऐरे दांव को शामिल किया। स्वप्नेश बंसल को ऐरे दांव का पता नहीं था, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह का ऐरे गठन प्रारंभिक चरण के तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर पर इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है। हरमन झा का दिल टूट गया। एक अतुलनीय रूप से अपमानित भावना उमड़ पड़ी। बात अब तक आगे बढ़ चुकी थी और स्वप्नेश बंसल का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन उसके पक्ष में उनके बेटे की आरव ने हत्या कर दी थी। दूसरे भाई का हाथ आरव ने काट दिया था। बड़े भाई का जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो शायद मर चुका था। सबसे घृणित बात यह थी कि बड़े भाई जसवंत झा की मृत्यु का भी आरव से गहरा संबंध था। आरव, सब चीज में आरव। हरमन झा ने अपनी हत्या की मंशा को छिपाए बिना आरव को देखा। देवराज ने जब स्थिति देखी तो वो अनायास ही सतर्क हो गया। परिवार के मुखिया हरमन, मेरी तरफ इस तरह के भाव से मत देखो, मैं डर गया हूं। हालांकि नजरें लोगों को नहीं मार सकती। मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो। आरव ने भयभीत रूप धारण किया, लेकिन उसके शब्द उपहास से भरे थे। हरमन झा अब अपने क्रोध को रोक नहीं सका। धमाका। हरमन झा और देवराज एक बार फिर लड़े। उसी समय बड़े सोमेश और स्वप्नेश बंसल ने भी आगे बढ़कर कदम उठाया। 3 शक्तिशाली क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार एक ही समय में अकेले हरमन झा से निपट रहे हैं। समीर भट्ट मदद के लिए आना चाहते थे, लेकिन गौतमी ने उन्हें रोक लिया। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बीच एक बार फिर से एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, लेकिन इस बार स्थिति पलट गई। देवराज के पक्ष ने एक बड़ा लाभ हासिल किया। भीड़ में प्रकाश झा खड़ा हुआ था और आरव अचानक उसकी तरफ चला गया। आरव ने प्रकाश झा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर प्रकाश, वे बहुत व्यस्त हैं। चलो भी बेकार नहीं बैठते, ठीक है? मैंने पहले जो कहा है मुझे उन्हें अंततः पूरा करना होगा ताकि मैं अपने विचारों को साफ कर सकूं। प्रकाश झा का चेहरा हरा हो गया। उन्होंने एक हाथ खो दिया और एल्डर सोमेश द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए। वो इस समय बहुत अधिक ताकत का उपयोग करने में असमर्थ थे। हालांकि उन्होंने औषधीय गोलियां भी खाई, लेकिन उनकी औषधीय गोलियां आरव की तुलना में कैसे हो सकती हैं? वर्तमान आरव की चोटें पहले से ही 70% से 80% ठीक हो चुकी थी, जबकि प्रकाश झा की चोटें निश्चित रूप से 10 दिन से आधे महीने के बाद भी ठीक नहीं होंगी। आरव ने प्रकाश झा की स्वीकृति का इंतजार नहीं किया। कांगुआ तलवार पहले ही बाहर निकल चुकी थी। सार ऊर्जा प्रज्वलन, 9 तलवारों का रुख। तलवार की किरणों की 9 धारियां बिना किसी पैटर्न के अराजक तरीके से उड़ी। प्रकाश झा की पुतलियां सिकुड़ गई। ये चाल फिर से। प्रकाश झा इस हमले से बचने के लिए शांत सोल स्टे प्रदर्शित करना चाहता था,
लेकिन उसकी वर्तमान ताकत उसके सुनहरे दिनों की 50% भी नहीं थी। वो शांत सोल स्टे प्रदर्शित नहीं कर सकता था। मेरे लिए सब रुक जाओ। तभी एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। उसी समय प्रकाश की कई किरणें चमकती हुई गुजरी, जो सीधे आरव की तलवार की 9 किरणों को मिटा रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति हवा में खड़ा था। अपनी आस्तीन की एक और लहर के साथ उसने देवराज और अन्य 2 को एक तरफ कर दिया। एक बेहद शक्तिशाली आभा फैल गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को घुटन महसूस हुई। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का पावर हाउस, देवराज, स्वप्नेश बंसल और बाकी सभी बहुत घबरा गए। पहले की स्थिति से ये सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का पावर हाउस स्पष्ट रूप से हरमन झा की तरफ झुका हुआ था। ये उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। आरव को इस व्यक्ति की उपस्थिति से आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत ये असामान्य होगा यदि वो पहले से ही दिखाई नहीं देता। एल्डर सुकेश, आपकी उम्र पहले से ही बहुत अधिक है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। आरव ने हवा में सुकेश को देखा और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ उसका मजाक उड़ाया। जब आरव ने ऐसा कहा तो देवराज और बाकी सभी आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के पावर हाउस को उकसाने की हिम्मत करने के लिए उसकी हिम्मत बेहद बड़ी है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोगों के लिए सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग ईश्वरीय अस्तित्व थे, क्योंकि नश्वर राष्ट्रों में जब तक किसी को स्वर्ग को चुनौती देने वाला भाग्यशाली सामना न मिले, सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव होगा। उस समय ये इसलिए था क्योंकि काले कुवे चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने गलती से यिन ज्वाला प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण वो अंततः सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। हालांकि ये केवल एक उदाहरण था। बहुत कम थे, बहुत कम। और अब आरव ने वास्तव में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति से इस तरह बात की। ये गंभीरता से हार नहीं मान रहा था जब तक कि उसने लोगों को शब्दों से मौत के घाट न उतार दिया। सुकेश ने आरव को एक ठंडी नजर से देखा, फिर हवा से नीचे तैर गया। जब उसने आरव के हाथ में तलवार देखी तो उसकी नजर अनायास ही जम गई। कांगहुआ तलवार 100 साल पहले ही खो चुकी है। ये तुम्हारे हाथ में क्यों है? मैं ग्रेट मार्शल अकादमी का एक शिष्य हूं। तुम क्या सोचते हो कि ये मेरे हाथ में क्यों है? सुकेश ने एक पल के लिए सोचा और एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या यह हो सकता है कि आपने इसे 9 हेवन रोड पर प्राप्त किया हो? आरव मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने एक स्वर्गीय दांव शपथ ली थी, इसलिए वो स्पष्ट रूप से सुकेश के सवाल का जवाब नहीं देगा। सुकेश का चेहरा बदसूरत हो गया। अगर आरव ने वास्तव में 9 हेवन रोड पर कांगोवा तलवार प्राप्त की होती तो चीजें संभालना आसान नहीं होता। मार्शल हॉल पूर्व हॉल हेड जयशंकर 100 साल के लिए गायब हो गया। वो वास्तव में संरक्षक की भूमिका निभाने के लिए श्यामनगर के 9 हेवन रोड राज्य में आया था। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उसने वास्तव में कांगोवा तलवार आरव को दे दी थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय की स्थापना के बाद से 9 हेवन रोड को पार करने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो संरक्षक की विरासत प्राप्त कर सकते थे। आरव का कांगोवा तलवारें प्राप्त करना हॉल हेड जयशंकर की मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। 9 हेवन रोड में आरव के प्रदर्शन के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जयशंकर की स्वीकृति सभी के लिए स्पष्ट थी। जयशंकर 100 साल से लापता थे। मूल रूप से कोई भी व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता था कि एक मृत व्यक्ति आरव को स्वीकार करता है या नहीं। लेकिन जयशंकर की एक और पहचान थी, जो वर्तमान मार्शल हॉल के हॉल हेड चंद्रकांत के गुरु थे। 10 राज्य संगठन संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच इस तरह के संबंध पहले से ही ज्ञात नहीं थे, लेकिन चंद्रकांत और सुकेश एक ही युग के थे। अगर चंद्रकांत को पता होता कि आरव के पास कांगोवा तलवार है तो वो निश्चित रूप से आरव का विशेष सम्मान करता। पिल हॉल हेड आदरणीय बर्मन भी उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अकेले सुकेश को ही छोड़ दे, ये सोचकर सुकेश ने अब आरव की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोला और कहा, यह सीट 10 राज्य संगठन संप्रदाय के पिल हॉल एल्डर सुकेश की है। मैं आज मध्यस्थ बनूंगा और बंसल परिवार और झा परिवार के बीच की दुश्मनी को खत्म करने की उम्मीद करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि सभी की क्या राय है। ये जब स्वप्नेश बंसल ने सुकेश के शब्दों को सुना तो उसने एक कठिन अभिव्यक्ति प्रकट की। ये देखकर सुकेश का चेहरा उतर गया और वो नाखुश होकर कहा, क्या? मुझे मत बताओ कि इस सुकेश के शब्द अप्रभावी हैं। सभी के दिल कांप उठे और उन्होंने जल्दी से कहा, हिम्मत मत करो। अच्छा है कि तुमने हिम्मत नहीं की। जबकि संप्रदाय धर्मनिरपेक्ष मामलों से परेशान नहीं है,
हम भी इस तरह के भाईचारे के संघर्ष की उम्मीद नहीं करते हैं। आप सभी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के अभिजात वर्ग हैं, इसलिए आपको संप्रदाय के लिए मिलकर काम करने के लिए अपने प्रयासों को एकजुट करना चाहिए। आप इस तरह का खुद को अपंग करने वाला काम कैसे कर सकते हैं? सुकेश ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही वो जानता था कि सुकेश का इरादा झा परिवार को सही साबित करना था, स्वप्नेश बंसल इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, भले ही उसके दिल में हर तरह की अनिच्छा हो। सुकेश की श्रेष्ठ पहचान को एक तरफ रख दें तो सिर्फ उसकी सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र शक्ति के आधार पर वो मौजूद सभी लोगों को मिटाने के लिए भी पर्याप्त थी। वो क्या कर सकता था? स्वप्नेश बंसल ने यह भी अनुमान लगाया कि सुकेश का कबीर बर्मन से गहरा रिश्ता है, इसलिए वो झा परिवार की मदद करेगा। वो हमेशा बर्मन परिवार से सावधान रहता था। आखिरकार ये सच हो गया। इस बार सांप को पीटने के बाद उसे मारना नहीं, इससे भविष्य में बहुत परेशानी होगी। स्वप्नेश बंसल ने अपने दांत पीस लिए और जवाब देने ही वाला था कि आरव ने उसे पहले ही जवाब दे दिया। एल्डर सुकेश वाकई बहुत वाकपटू है, संप्रदाय के धार्मिक उद्देश्य के पीछे अपने स्वार्थी इरादों को छिपाते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई अंधा या बहरा है? आरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यह सुनकर सुकेश ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम जूनियर बहुत असभ्य हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? तुमने संप्रदाय की गोली के फार्मूले चुराए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लीक कर दिया। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें अभी मौत के घाट नहीं उतारूंगा? आरव मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जल्दी से मुझे मार डालो बड़े सुकेश। पिताजी, मेरे मरने के बाद कांगहुआ तलवार को 10 राज्य संगठन के संप्रदाय में ले जाओ और संप्रदाय के स्वामी तय करें कि कौन सही है और कौन गलत। मेरा मानना है कि इस दुनिया में चरित्रवान लोग होंगे। सुकेश लगभग दम घुटने से मर गया। वो आरव को मार सकता था, लेकिन वो देवराज और स्वप्नेश बंसल को नहीं मार सकता। अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा धर्मनिरपेक्ष दुनिया में काफी गिर जाएगी। वो इसका बोझ नहीं उठा पाएगा। और जब तक कांगहुआ तलवार संप्रदाय में दिखाई देती, चंद्रकांत निश्चित रूप से इसके बारे में पूछता। अगर उसे पता होता कि उसने अपने गुरु के अंतिम उत्तराधिकारी को मार डाला है, तो चंद्रकांत उसे कैसे छोड़ सकता था? जब उसने पहले कांगहुआ तलवार देखी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया और लापरवाही से पूछा, लेकिन यह सोचना कि यह बच्चा इतना चतुर है कि उसे तुरंत पता चल गया कि कांगहुआ तलवार असाधारण थी। आरव का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में धर्मनिरपेक्ष दुनिया के नियम है। झा परिवार अपने वरिष्ठों के खिलाफ गया और विद्रोह करने की साजिश रची। अगर ऐसा अपराध भी मिटाया जा सकता है तो सम्राट के पद पर बैठने की हिम्मत कौन करेगा? क्या इस बुजुर्ग को अब भी तुम्हारी जरूरत है कि तुम चीजें कैसे करनी है, ये सिखाओ? सुकेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बुजुर्ग सुकेश गलत है। मैं तुम्हें चीजें कैसे करनी है ये नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं। भट्ट परिवार के पिता और पुत्र तथा झा परिवार के भाई निश्चित रूप से मर जाएंगे। भले ही आज कम्बक जेड सम्राट उतर आए, लेकिन वो भी भट्ट परिवार के पिता और पुत्र तथा झा परिवार के भाइयों को नहीं बचा सकता। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में कोलाहल मच गया। एक दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के सामने ऐसे शब्द कह रही है। क्या यह मजाक नहीं था? बेशक, अगर उन्हें पता होता कि आरव ने पहले एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के पावर हाउस को मार दिया था, तो वे शायद ऐसा नहीं सोचते। देवराज और स्वप्नेश बंसल ने ठंडी सांस ली। आरव ने वास्तव में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के पावर हाउस के साथ जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया। देवराज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में कुछ नहीं बोला, बल्कि यह स्वप्नेश बंसल था जो बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटे भाई आरव, एल्डर सुकेश एक उच्च संप्रदाय के एल्डर है, सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति है। जल्दबाजी मत करो। आरव ने राजा को अनदेखा कर दिया। हा, अज्ञानी बच्चे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस एल्डर के सामने उन्हें कैसे मारोगे। अगर तुम उनके शरीर पर एक बाल भी नुकसान पहुंचा सकते हो तो ये सीट तुरंत खुद को धूल चटाकर चली जाएगी। सुकेश को लगा कि ये उसके जीवन में अब तक का सबसे मजेदार मजाक था। ठीक है, ये तुमने ही कहा था, तो फिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। 9 तलवारों का रुख। आरव ने एक बार फिर अपना हमला किया। लक्ष्य सीधे प्रकाश झा पर था। ये फिर से वही चाल? हालांकि ये चाल बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कम है, सुकेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया
और तलवार की 9 धारियां तुरंत बुझ गई। ये दृश्य देखकर हर कोई ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत थी। लेकिन भीड़ के सदमे से गुजरने से पहले अचानक एक दुखद चीख सुनाई दी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और देखा कि प्रकाश झा की छाती के सामने एक बड़ा छेद खुला था और खून बिना रुके बह रहा था। प्रकाश झा की आंखों की रोशनी तेजी से गायब हो गई। यहां तक कि मरने तक भी वो अपनी आंखों के सामने हुई हर बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो वास्तव में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की व्यक्ति के ताकत के संरक्षण में मारा गया था। सभी ने अचानक प्रकाश झा की पीठ की ओर देखा। आरव अपनी तलवार चलाते हुए गर्व से खड़ा था। सुकेश के हावभाव अचानक बदल गए। उसने हल्के से अपनी हथेली आरव की ओर मारी। बिना किसी प्रतिरोध के आरव का शरीर नष्ट हो गया। अवतार शरीर, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था, सुकेश ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा। दूसरा भाई, जब हरमन झा ने प्रकाश झा की दुखद स्थिति देखी तो वो गुस्से से भड़क गया। आरव, अगर मैं हरमन झा तुम्हें नहीं मारता तो मैं इंसान से भी कमतर हूं। हरमन झा पूरी तरह से पागल हो गया। झा परिवार के तीनों सबसे करीबी लोग आरव के हाथों मारे गए। हरमन झा के सीने में हत्या का इरादा आसमान को चीरने वाला था। आरव, मरो। दूसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र से पूर्ण शक्ति के हमले ने हॉल के तापमान को एक पल में गिरा दिया। आरव, जो इसका खामियाजा भुगत रहा था, उसे एक असीम ठंड का हमला महसूस हुआ जिससे उसका पूरा शरीर लगभग जम गया। देवराज का चेहरा उतर गया और तुरंत हिंसक एक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन निकल आया। लेकिन सुकेश के हाथ थोड़े से हिले और एक असीम सार ऊर्जा गेंद उसके हाथ की हथेली में इकट्ठा हो गई। गड़गड़ाहट। अग्नि ड्रैगन हवा में सार ऊर्जा गेंद से टकराया। एक जबरदस्त झटका देवराज को उड़ाकर दीवार पर भारी रूप से टकराया। ये सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के बीच वास्तविक असमानता थी। सुकेश की हरकतें बिना किसी प्रयास के शिथिल थी, लेकिन देवराज इस झटके को झेल भी नहीं पाए। अगर कोई और बीच में आ गया तो अगली बार ये इतना आसान नहीं होगा, सुकेश ने ठंडे स्वर में कहा। दूत के रूप में अपनी पहचान के कारण सुकेश आरव पर हमला नहीं कर सका, लेकिन अगर हरमन झा ने आरव को मार दिया तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोग शिकायत नहीं कर सकते थे। देवराज को घायल देखकर आरव का चेहरा काला पड़ गया। वो वास्तव में क्रोधित था। हरमन झा हथेली पहले ही आ चुकी थी, लेकिन आरव को चकमा देने का जरा भी इरादा नहीं था। जाओ और मरो, आरव। हरमन झा के चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब हथेली आरव के शरीर पर गिरी। सावधान, सुकेश का चेहरा चेतावनी देते हुए बदल गया। बहुत देर हो चुकी है। आरव, जो जम गया था, अचानक पीली लौ की एक पूंछ में बदल गया और हरमन झा की हथेली जलने लगी। सार अग्नि। हरमन झा ने भी स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि यह क्या था और वो लड़खड़ा गया। उसने जल्दी से अपनी हथेली वापस खींच ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सार अग्नि तुरंत उसकी हथेली से ऊपर की ओर रेंगने लगी। एक भयावह ज्वाला ने तुरंत उसकी हथेली को जलाकर राख कर दिया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। चंदन ज्वाला ने धीरे धीरे हरमन झा के पूरे शरीर को हड्डियों में कीड़े की तरह जला दिया। लगभग एक पल में हरमन झा एक जले हुए लाश में बदल गया। हरमन झा चौथे स्तर की सार अग्नि की शक्ति का सामना कैसे कर सकता था? पूरे महान हॉल में एक पिन गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। केवल हरमन झा की दयनीय चीख गूंज रही थी। आरव ने चंदन ज्वाला कमल के असली शरीर का उपयोग करके अभी अभी अवतार शरीर बनाया और अपनी मेरिडियन के माध्यम से ज्वाला को छोड़ा। कई दर्जन सांसों के बाद चारकोल जैसा हरमन झा जमीन पर गिर पड़ा और नीचे ही पड़ा रहा। वो पहले से ही पहचान से परे जला हुआ था। कोई केवल एक व्यक्ति का आकार देख सकता था। उपस्थित लोगों ने नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखों में जटिल भावनाएं प्रकट हो रही थी। वे पूरी तरह से अनिश्चित थे कि क्या कहें। आज आरव ने उन्हें जो झटका दिया वो अत्यधिक तीव्र था। उसने झा परिवार को लगभग अकेले ही उलट दिया, और वो केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र था। अभी क्या हुआ था? हरमन झा द्वितीय स्तर की क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र है। वो ऐसे ही मर गया? बहुत डरावना। वो सार अग्नि थी, और ऐसा लगता है कि ये कम से कम तीसरे स्तर की सार अग्नि है। नहीं, संभवतः इससे भी अधिक। लेकिन आरव केवल दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में है। उसने इतनी उच्च रैंकिंग वाली सार अग्नि को कैसे वश में किया? क्या तुम मूर्ख हो? क्या आरव के प्रदर्शन को सामान्य ज्ञान से मापा जा सकता है?
क्या तुमने पहले कभी दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को एक आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को मारते देखा है? क्या तुमने पहले कभी सम्राट को किसी युवा को इतना सम्मान देते देखा है? क्या तुमने पहले कभी किसी को देखा है जो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के पावर हाउस के सामने हत्या कर सकता है? बहुत से लोग आरव पर धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। इस पिल ग्रेडिंग असेंबली में आने से पहले उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये इस तरह की स्थिति में विकसित होगी। उनके सामने की स्थिति पहले से ही पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो वर्तमान स्थिति को नियंत्रित कर सके। सबसे अधिक संभावना है, यहां तक कि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का पावर हाउस भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था, क्योंकि झा परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। चंदन ज्वाला कमल, चंदन ज्वाला, तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। सुकेश ने अपनी आंखों में एक नीरस भाव लिए आरव को देखा। उसका दिमाग एक पल के लिए भी इस बात को समझ नहीं पाया। हालांकि उसने आरव को जिस नजर से देखा वो तुरंत ही विस्मय से लालच में बदल गई। चंदन ज्वाला, ये एक चौथे स्तर की सार अग्नि थी। अगर उसने इसे हासिल कर लिया तो शायद इस जीवन में उसके कीमिया राजा के दायरे में आगे बढ़ने की उम्मीद अभी भी थी। लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। उसने इतने लोगों के सामने आरव को मारने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय उन शिष्यों को बहुत महत्व देता था जो 9 हेवन रोड को पार कर गए थे, अन्यथा वे सीधे मुख्य शिष्य का दर्जा भी नहीं देते। हालांकि आरव ने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वास्तव में वो पहले से ही संप्रदाय द्वारा पंजीकृत था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के नियम थे कि साथी सदस्यों के बीच कोई आपसी झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये एक कठोर नियम था। एक बुजुर्ग के रूप में उन्हें शिष्यों को निजी तौर पर दंडित करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आरव ने सुकेश के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बूले सुकेश, तुम बहुत अच्छे हो। आज मेरे पिता को घायल करने का मामला मैंने नोट कर लिया है। न जाने क्यों आरव की धमकी सुनकर और उसकी बर्फीली निगाहों को देखकर सुकेश खुद को कांपने से नहीं रोक सका। क्या यह हो सकता है कि मैं डर गया हूं? यह कैसा मजाक है? दूसरा पक्ष तो सिर्फ एक दूसरे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र का छोटा सा कीड़ा है। सुकेश अपनी प्रतिक्रिया से चकित हो गया। शायद दूसरे लोगों को सुकेश को आरव की धमकी इतनी फीकी और हास्यास्पद लगी हो, लेकिन बुजुर्ग सोमेश को यह दृश्य काफी जाना पहचाना लगा। उस समय जब प्रकाश झा के हमले में आरव लगभग मारा जा रहा था, तब भी उसने उसे धमकाने के लिए इस तरह के मजेदार शब्दों का इस्तेमाल किया था। संभवतः प्रकाश झा ने भी नहीं सोचा होगा कि आरव को वास्तव में इतनी जल्दी उन मजेदार धमकी भरे शब्दों का एहसास हो सकता है। बड़े सोमेश को लगा कि आज सुकेश द्वारा देवराज पर हमला करना सुकेश का पूरे जीवन में किया गया सबसे मूर्खतापूर्ण काम था। आरव देवराज के पास गया और देवराज को उसके शरीर का निरीक्षण करने में मदद की। उसकी भौहें सिकुड़ने से नहीं रुक रही थी। देवराज की चोटें हल्की नहीं थी। यह स्पष्ट था कि सुकेश द्वारा पहले किया गया वार रोका नहीं गया था। इससे आरव के दिल में हत्या की मंशा और बढ़ गई। लेकिन आरव जानता था कि आज सुकेश को मारना असंभव था। वो अनुकूल समय, भौगोलिक और मानवीय परिस्थितियों के कारण काले कुएं चेहरे वाले बूढ़े आदमी को दूसरी बार मार सकता था। इसे फिर से दोहराया नहीं जा सकता था। भले ही आरव को यह एहसास हो कि सुकेश के शरीर में भी सार अग्नि है, लेकिन दूसरे पक्ष को उड़ाने के लिए ज्वाला विस्फोट प्रदर्शित करना भी असंभव था। जबकि सुकेश एक कीमियागर था और वो एक वास्तविक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पावर हाउस भी है। भले ही उसकी युद्ध शक्ति कम थी, लेकिन यह भी कुछ ऐसा नहीं था जिसका यहां मौजूद लोग मुकाबला कर सके। शिक्षक सोमेश, क्या आप कृपया मेरे पिता को पहले यहां से ले जा सकते हैं? आरव ने कहा। ठीक है। एल्डर सोमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सहमति जताई। तुमने झा परिवार के तीनों भाइयों को मार डाला और ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा नीचा नहीं दिखा रहे हो? सुकेश ने स्थिति को देखते हुए ठंडी सांस के साथ कहा। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की आभा एक बार फिर से जारी हुई, जिसने सभी को तब तक कुचल दिया जब तक कि उनका दम घुटने नहीं लगा। क्या एल्डर सुकेश उन 3 भाइयों का बदला लेने के लिए हम सभी को मारना चाहता है? मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि अगर कोई उसके सामने झा परिवार के भाइयों का एक बाल भी नुकसान पहुंचा दे तो वो तुरंत गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के बुजुर्ग की बातें बिल्कुल पाद ने ऐसा है, आरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सुकेश ने जब यह सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया।
उसने अभी भी इस पर स्केटिंग करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि आरव ने इसे भूलकर फिर से इस मामले को नहीं उठाया। इस बार संप्रदाय के बुजुर्ग के चेहरे पर पूरी तरह से उदासी छा गई थी। हुम्फ, भले ही मैं झा परिवार के मामलों की परवाह न करूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो इसकी परवाह करेंगे। बदबूदार बच्चा बस बर्मन परिवार से क्रोध की लपटों को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करे। सुकेश ने उसे मन से उतारने का एक तरीका ढूंढ लिया। इससे एल्डर सुकेश को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। भले ही आसमान गिर जाए, मैं आरव उसे पकड़ लूंगा। अगर यह आज से पहले होता तो सुकेश निश्चित रूप से इन शब्दों पर उपहास में नाक भौं सिकोड़ता, लेकिन आज आरव के तरीके अंतहीन धाराओं में आए। उसके पास स्पष्ट रूप से केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति थी, लेकिन इससे सुकेश एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पावर हाउस को लग सकता था कि आरव को मारना मुश्किल है। हालांकि उसके शब्द उग्र थे। आरव के पास वास्तव में बेलगाम होने की पूंजी थी। हालांकि उसने आरव को ऐसे ही जाने देने की योजना नहीं बनाई थी, वरना वो अपने इस एल्डर का चेहरा कहाँ रखता। चूंकि यहां का मामला निपट चुका है, तो चलो संप्रदाय के अंदरूनी मामलों से निपटे। आरव, तुमने गुप्त रूप से संप्रदाय की गोलियों के फार्मूले चुराए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रसारित किया। ये पाप अक्षम्य है। शुरू में मैं संप्रदाय में तुम्हारा स्वागत करने आया था, लेकिन अब एक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में मेरे पास संप्रदाय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए तुम्हें संप्रदाय में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या तुम आत्मसमर्पण करने जा रहे हो, या तुम चाहते हो कि मैं कोई कदम उठाऊं? इस समय फिर से सुकेश उस असहनीय अहंकारी संप्रदाय के बुजुर्ग के स्वभाव में आ गया, जहां परिवार के मामले पहले से ही तय थे, यहां तक कि वह भी इसके बारे में असहाय था। लेकिन अगर वो आरव को अन्य चीजों को एक तरफ रखकर संप्रदाय में घुसने देता, तो वो कबीर बर्मन के पक्ष में कोई हिसाब नहीं दे सकता था। केवल आरव को संप्रदाय में ले जाकर ही वो सतह पर थोड़ा बेहतर दिख सकता था। जब सुकेश के शब्द गिरे तो हॉल में तापमान में भारी गिरावट आई। सब समझ गए कि ये सुकेश बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मार रहा था। एक तरफ वो शाही परिवार पर प्रहार कर रहा था, दूसरी तरफ वो आरव को पीट रहा था। एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना। इसके अलावा अगर वो इस आपराधिक आरोप के साथ संप्रदाय में प्रवेश करता, तो आरव के लिए शायद बिना किसी नुकसान के पीछे हटना मुश्किल होता। जब आरव ने यह सुना तो वो अचानक मुस्कुराया और बोला, तो मुझे एल्डर सुकेश की शानदार चालों से सलाह लेनी होगी। सभी लोग पहले यहां से चले जाएं। एक बार एल्डर सुकेश ने अपनी चाल चल दी तो शायद ही कोई जीवित बचे, आरव मन ही मन सोचा। इसलिए वह ऐसा कहा, महाराज, मैं समीर भट्ट और उसके बेटे को आपके हवाले कर दूंगा। मुझे निराश मत करना। यह सुनकर भीड़ भावुक हो गई। ये आरव की मंशा थी कि वो निर्दोष को नुकसान न पहुंचाए। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पर हमला करने की ताकत असाधारण थी। अभी अभी देवराज के साथ जो मुकाबला हुआ, उसे पहले से ही दया दिखाने वाला माना जा रहा था। हालांकि आरव का प्रदर्शन बहुत ही भयानक था, लेकिन वे सभी जानते थे कि छलकपट के जरिए फायदा उठाने के तत्व भी थे। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के शक्तिशाली खिलाड़ी सुकेश का सामना करते हुए आरव के लिए उसका मुकाबला करना असंभव था। आरव, देवराज आरव पर सबसे ज्यादा प्यार करता था और स्वाभाविक रूप से उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आरव ने पिता को मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वो मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर मैं उसे नहीं हरा सकता तो ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा कष्ट सहने जैसा है। पहले यहां से चले जाओ। पिताजी, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आरव की उन दृढ़ आंखों को देखकर देवराज ने सिर हिलाया और कहा, आप सावधान रहें। भीड़ भट्ट परिवार औषधि मंडप से चली गई। शुरू में खचाखच भरे हॉल में अभी सिर्फ आरव और सुकेश ही बचे थे। सुकेश ने दूसरों को जाने से नहीं रोका और समीर भट्ट के जीवन या मृत्यु की भी परवाह नहीं की। वो बस चाहता था कि आरव यहां से ना निकल जाए। चंदन ज्वाला का भी इस्तेमाल करो। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारे सारे तुरुप के पत्ते खत्म हो जाने चाहिए, है ना? तुम मुझसे निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाने की योजना बना रहे हो? सुकेश ने बेपरवाही से कहा। हाँ, क्या तुम मुझे इस तरह उकसाने की कोशिश करके बहुत नासमझ नहीं लग रहे हो? या फिर बड़े सुकेश डरे हुए हैं? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र आपसे डरेगा, एक आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार से? हालांकि उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों
सुकेश को खुद के विचारों को पढ़े जाने से गुस्सा आ रहा था। आरव के साधन अनंत थे। ये कहना कि सुकेश पर्वत की तरह स्थिर था, खुद उसे भी यकीन नहीं हुआ। आखिरकार चौथे स्तर की सार अग्नि एक अस्तित्व थी जो उसे धमकी देने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। हाँ, बहुत हो गया बकवास। बात खत्म करते हुए आरव ने सुकेश के हमला करने का इंतजार नहीं किया। एक आरव शरीर से बाहर निकल गया। एक आरव इस तरह से दो आरव बन गया। ये देखकर सुकेश की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई। उसे अभी भी लगता था कि आरव अवतार शरीर का उपयोग करके उसके साथ लुकाछिपी खेलेगा। कौन जानता था कि आरव वास्तव में अपने अवतार शरीर को इतना खुलकर दिखाएगा। वो क्या करने की योजना बना रहा था। सुकेश ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथों को एक साथ रखते हुए उसने सार ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय आरव का अवतार शरीर हिल गया। वो मूर्खता से वहां खड़ा होकर सुकेश को सार ऊर्जा इकट्ठा करते हुए नहीं देख सकता था। अगर उसने सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को सार ऊर्जा इकट्ठा करने दिया तो उसे लड़ने की क्या जरूरत थी। केवल एक शॉट में मारने का नतीजा था। अवतार शरीर के चलने का समय पूरी तरह से समझ में आ गया था। यह बस सुकेश द्वारा सार ऊर्जा इकट्ठा करने की लय को बाधित करने के लिए हुआ। आरव सुकेश के सामने आ गया। सुकेश ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। एक सार ऊर्जा गेंद को निकाल दिया गया। धमाका। सार ऊर्जा गेंद आरव के साथ हवा में फट गई, जिससे आग की लपटें उठने लगी। ठीक इसी समय सुकेश की अभिव्यक्ति अचानक नाटकीय रूप से बदल गई। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पावर हाउस के रूप में सार ऊर्जा के प्रति उनकी संवेदनशीलता क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक थी। ये बैंगनी पंखुड़ियों वाली बारिश वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा से एकत्रित और निर्मित हुई थी। ये कैसे संभव था। आरव केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में था। वो वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटा सकता था। सुकेश अंत में एक कीमियागर था। वो युद्ध में बस अयोग्य था। इस समय उसके पास वास्तव में वहां एक अचंभे में खड़े होने का समय था। उसके अंदर खतरे की तीव्र भावना उमड़ पड़ी। सुकेश के बाल खड़े हो गए। आरव की ये चाल असाधारण रूप से शक्तिशाली होने की संभावना थी। सुकेश ने जल्दी से अपनी शक्ति को घुमाया और फिर से सार ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। केवल इस बार उसके पास इसे इकट्ठा करने के लिए इतना पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि इस मात्रा में सार ऊर्जा का उपयोग दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। सुकेश ने दोनों हथेलियां बाहर निकाली। सार ऊर्जा वास्तव में एक हिंसक अशांत लहर की तरह आरव की ओर लुढ़क गई। शून्य तलवार कला, दूसरा रुख, हजारों बहती पंखुड़ियां। आरव ने धीमी आवाज में चिल्लाया। तलवार की नोक नाच उठी और असीम उड़ती पंखुड़ियों ने वास्तव में सुकेश पर हमला किया। विशाल लहरें एक राजसी आभा के साथ उठीं, एक प्रचंड ज्वार की तरह आगे बढ़ी। गिरती हुई पंखुड़ियां बिना आवाज के बह रही थी। जहां स्रोत दूर था और धारा लंबी थी, वे अनगिनत गिरती हुई पंखुड़ियां एक धधकती आग की ओर उड़ते हुए पतंगों की तरह थी, जो लगातार उस उग्र हिंसक लहर की आभा को कम कर रही थी। अंत में उन अनगिनत गिरती हुई पंखुड़ियों ने विशाल लहर में एक छेद कर दिया और सुकेश की ओर बह गई। हालांकि गिरती हुई पंखुड़ियों से सार ऊर्जा का समुद्र बहुत कम हो गया था, फिर भी ये आरव की ओर बढ़ते हुए बहुत बड़ी आक्रमण शक्ति रखता था। दोनों पक्षों ने एक ही समय पर हमला किया। पू धमाका। आरव को बाहर की ओर उड़ाया गया, सीधे दीवार को तोड़ते हुए बाहर की ओर उड़ गया। सुकेश भी इससे बेहतर नहीं था। गिरती हुई पंखुड़ियां अलग अलग चाकू की ब्लेड की तरह थी, जो उसके पूरे शरीर को लपेट रही थी और उसे काट रही थी। ची ची ची। सुकेश के कपड़े अनगिनत रिबन में फट गए। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। हालांकि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की सार ऊर्जा सुरक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली थी। सुकेश के शरीर पर घाव भयानक लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह उतना गंभीर नहीं था, बल्कि यह आरव था जो बाहर मारा जाने के बाद बेहोश हो गया था। फिर भी यह सुकेश के लिए एक अभूतपूर्व अपमान था। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार और दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बीच आमने सामने की टक्कर, और वो वास्तव में इस हद तक घायल हो गया था। आरव, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। सुकेश पहले ही अपने गुस्से में अपना दिमाग खो चुका था। वो सीधे भट्ट परिवार औषधि मंडप से बाहर निकला और आरव की ओर हथेली हिलाई। बाहर के लोग अभी तितर बितर नहीं हुए थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा
तो वे चौंक के बिना नहीं रह सके। तो क्या होने वाला है आगे? क्या लगता है आपको? क्या आरव यहां मर जाएगा या फिर कुछ चमत्कार होगा? ये सारे सवालों के जवाब चलिए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में।